हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हमने कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं टू इवेंट्स, और क्या हो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। कैसी हो? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो देखिए क्या होगा, अगर A एंड B आर टू इवेंट्स और both are mutually independent, it means probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B। इसी तरह से हम बोल सकते हैं if A, B and C are three events and ये जो इवेंट हैं ये भी क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर होगा तो हम इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और एक हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। अगर हमें ये फाइंड करना है तो देखिए डी मॉर्गन थ्योरम 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, और डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता था? A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता था, तो हम उसे लिखते थे A यूनियन B होल डैश लिखते थे इस तरह से। तो इसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल बार। ओके, मतलब हमें A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड करना है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल बार फाइंड करेंगे। और इसे कैसे फाइंड किया जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कर देंगे। कैसे किया? 10th और 11th क्लास में हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कर देते हैं। और वही बात है यहाँ पर भी हमने क्या करा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बार हमें होल बार फाइंड करना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कर दिया। क्लियर? तो ये जो कुछ है इस पर बेस हम क्वेश्चन करके देखेंगे। और आरबीएससी बोर्ड की जो एक्सरसाइज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है 16.2। ठीक है, तो 16.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 1/8, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। देखिए हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार ये हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल बार। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल बार का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। क्लियर? और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हम फाइंड करना जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। पुट कर देते हैं वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/2 माइनस A इंटरसेक्शन B 1/8। पुट कर दी वैल्यू, तो यहाँ 8 एलसीएम आ गया, 4 2 जा 8 एंड 2 4 जा एंड -1। ओके, 4 2 6 एंड 6 - 1 5, 5/8। इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार इक्वल 1 माइनस ये था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B means 1 minus 5/8. Okay, it means 8 minus 5, it is equals to 3/8. It's equals to probability of A bar intersection B bar. क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 7 15 5 20। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग, बैग में
कितनी बॉल हैं टोटल? 20 बॉल हैं, ठीक है। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर वाइट। इसने बोला है कि 4 बॉल जो हैं बैग में से निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों, हमने एक बॉल निकाली तो उसे दोबारा रिप्लेस नहीं किया, मतलब उस बैग में दोबारा नहीं रखा, ठीक है। नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक बॉल निकाल ली तो एक बॉल टोटल नंबर ऑफ बॉल में से कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें 4 बॉल के 4 बॉल के प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि चारों बॉल कैसी हो, वाइट हो। क्लियर? तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल्स टू 20। क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि फर्स्ट बॉल आर ड्रॉन इन ए बैग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए वो भी कैसी, वाइट होनी चाहिए। फर्स्ट बॉल के वाइट होने के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें तो क्या होगी? टोटल जो वाइट बॉल हैं बच्चों 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं 20, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज वाइट। क्लियर? इट इज इक्वल टू 5/20। नेक्स्ट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड बॉल इज वाइट। देखिए अब सेकेंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए एक बॉल हमने निकाल ली, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल 19। क्लियर? एंड 5 जो बॉल हैं वो हैं वाइट, इट मीन्स कितनी रह जाएंगी? अब रह जाएंगी 4, इट मीन्स 4/19। ऐसे ही हम लिख सकते हैं गेटिंग थर्ड बॉल इज वाइट, इट मीन्स 3/18। क्लियर? कम होती जा रही है एक एक बॉल। ऐसे ही फोर्थ के लिए लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर्थ बॉल इज वाइट। इट मीन्स देखिए यहां पर 3/18 था और वहां आ जाएगा 2/17। क्लियर? 2/17, 1 बॉल दोनों में से और कम हो गई। क्या पूछा था? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर वाइट, ठीक है। तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 4 बॉल आर वाइट। क्लियर? क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5/20 मल्टीप्लाई बाय 4/19 मल्टीप्लाई बाय 3/18 मल्टीप्लाई बाय 2/17। क्लियर बच्चों? तो बस इसे हमें सॉल्व करना है।
1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 6 एंड 2 3 जा, ओके। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 अपॉन ये हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई बाय 17। 57 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 119, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 5 जा 85, क्लियर। तो ये हो जाएगा 6 एंड 9 मीन्स 969, 1 अपॉन 969 इज आंसर, ओके। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए डाइस is tossed thrice, then find the probability of getting an odd number at least 1। देखिए बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए, at least 1 अगर ऐसा कभी आपको क्वेश्चन में लिखा मिलता है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बोला है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर फाइंड करके और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1 के लिए आंसर मिल जाएगा। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। डाइस में अगर सैंपल स्पेस लिखें तो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ केस 6 होंगे। एंड इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन ones इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2, क्लियर। ऐसे ही सेकंड हम लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के लिए P कैपिटल ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन सेकंड 3 टाइम्स, यहाँ थ्राइस है ना इसलिए हम सेकंड टाइम फाइंड कर रहे हैं, वही 1/2 आनी है। ऐसे ही थर्ड के लिए हम बात करेंगे तो थर्ड के लिए भी क्या रहेगी, यही 1/2 होगी, क्लियर। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर at least 1, क्लियर। ये हो जाएगा बच्चों, 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 7/8, क्लियर। बात समझ में आ गई। एटलीस्ट वंस जब भी हो तो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इजी वे में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर्म ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 कार्ड निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स मिक्स दोबारा नहीं किया गया, फॉर्म ए वेल सफल्ड पैक 52 कार्ड का पैक होता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, जो दोनों कार्ड हैं उनके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, क्लियर। देखिए बच्चों, जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। 52 कार्ड में से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, क्लियर।
इट मीन्स गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, इट मीन्स ये हो जाएगा 26/52 मीन्स 1/2. क्लियर? नेक्स्ट, probability of getting second card is black. क्लियर? ये हो जाएगा, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन्स दोबारा मिक्स नहीं किया गया, इट मीन्स टोटल कार्ड रह जाएंगे 51 एंड जो ब्लैक कार्ड होंगे वो 25. क्लियर? अब हम लास्ट में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी दैट both are black equals to 1/2 multiply by 25/51. क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो भी आएगा आंसर आएगा 25/102 इज ए आंसर. ठीक है, बोथ कार्ड, जो दोनों कार्ड हैं उनके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 25/102. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल है, उसमें 60% ऑफ द स्टूडेंट आर रीड हिंदी न्यूज़पेपर. जो 60% स्टूडेंट हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड 40% स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. 40% जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ठीक है, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं. ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वह न तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो. ऐसे स्टूडेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. देखिए करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमें. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हिंदी के लिए एच से डिनोट कर देते हैं बच्चों और इंग्लिश के लिए ई से डिनोट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 60/100 मीन्स 6/10. क्लियर? सॉल्व 6/10 को भी कर सकते हैं, लेकिन हम फालतू में इसको सॉल्व करके और टिपिकल नहीं करेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 40/100 it is equals to 4/10. Probability of H intersection E, probability of H intersection E क्या हो जाएगा 20/100 it is equals to 2/10. क्या बोला है? Find the probability that the C reads neither Hindi nor English. Means probability of H बार इंटरसेक्शन E बार हमें फाइंड करना है बच्चों. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इंटरसेक्शन E बार के लिए हम फाइंड करने के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार इंटरसेक्शन E बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E होल बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E होल बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E. क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E हम फाइंड कर लेते हैं पहले, सिंस इसे हम यहीं ब्रेक कर देते या फिर यहीं फॉर्मूला पुट कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E. क्लियर? वैल्यू पुट कर देते हैं. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H 6/10, 4/10 एंड माइनस 2/10.
10. It means 1 minus 6 4 10 and 10 minus 2 8. 8 by 10 and it is equals to 2 by 10 means 1 by 5. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, H बार इंटरसेक्शन E बार. ओके, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. मीन्स हमें ये पता है कि वह हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो उसके इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. मीन्स ये क्या बनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होगा ये क्वेश्चन. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई H हमें फाइंड करना होगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई H के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H. क्लियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H की वैल्यू हमारे पास है 2 बाई 10. ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ H की वैल्यू हमारे पास है 6 बाई 10. ये हो गया 2 बाई 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ H की वैल्यू थी हमारे पास 6 बाई 10. क्लियर. 10 से 10 कट, 2 बाई 6 इट इज इक्वल टू 1 बाई 3. क्लियर. बात समझ में आ गई बच्चों. ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई H. तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं हम, 16.2 के क्वेश्चन है. मैच कर लीजिए, आपको को क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द बुक एंड बी सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सेम बुक. मीन्स ए जो कैंडिडेट है वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है बुक की, और 70% जो प्रॉब्लम है वो बी सॉल्व करता है. ठीक है. इफ ए क्वेश्चन इज टेकन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन. यहां भी वही बात आ गई बच्चों, एट लीस्ट. देखिए, एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मीन्स कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. कम से कम एक से मतलब होता है बच्चों, या तो ए ने सॉल्व करी प्रॉब्लम, बी ने नहीं करी, या मतलब और, है ना, और एंड मतलब और. ठीक है. जहाँ भी और आता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्लस, और जहाँ भी एंड आता है उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन. और इसकी बात करें तो और का मतलब या, और एंड का मतलब और. ठीक है. तो ये ध्यान आपको 11th क्लास से होगा, वैसे तो 11th क्लास में टीचर्स ने बताया होगा आपको. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की एंड बी ने नहीं की, और मीन्स प्लस ए ने सॉल्व नहीं की एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन बी ने सॉल्व कर दी. फिर आएगा और मीन्स या मीन्स प्लस, दोनों ने सॉल्व करी तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों, तो दोनों ने सॉल्व करी वो भी हम लेंगे. ठीक है. तो पहले हम देखिए इसके लिए लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व होने की प्रॉब्लम को शो कर रहा है. इट मीन्स 90/100 मीन्स 9/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा 1 माइनस 9/10. इट इज इक्वल टू 1/10. क्लियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा हमारा 70/100. इट मीन्स 7/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हमारा हो जाएगा 1 माइनस 7/10 मीन्स 3/10. देखिए बच्चों, एक तो एटलीस्ट 1 के लिए मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट करके बताया ही था, और एक में आपको सेकंड प्रोसेस जो जनरल प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ. तो यहाँ लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of getting at least one of them solve the question. क्लियर? देखिए, probability of getting at least one of them solve the question, तो क्या लिखूं? ये लिख दूं, ए ने सॉल्व करी प्रॉब्लम, ए के सॉल्व करने के क्या है 9/10, क्लियर? एंड के लिए लगा दिया हमने मल्टीप्लीकेशन, बी ने सॉल्व नहीं करी मीन्स 3/10, और के लिए क्या लगा दिया हमने प्लस, अब ए ने सॉल्व करी थी, अब ए ने सॉल्व नहीं करी मीन्स 1/10, एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, बी ने ए ने सॉल्व करी है, सॉरी ए ने सॉल्व नहीं करी लिखा हमने, तो बी सॉल्व करेगा, बी की सॉल्व करने की क्या है 7/10 प्लस मीन्स, और दोनों ने सॉल्व करी तो दोनों के सॉल्व करने की क्या है 9/10 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/10, ये हो जाएगा। देखिए एक बार देख लेते हैं, दोबारा से देख लें। ए ने सॉल्व करी प्रॉब्लम 9/10, ठीक है, बी ने सॉल्व नहीं की, इसका मतलब 3/10, क्लियर है बच्चों? और के लिए लगा दिया हमने प्लस, ए ने सॉल्व नहीं करी मीन्स 1/10, तो कौन सॉल्व करेगा बी सॉल्व करेगा, बी की 7/10 है, और ए ने भी सॉल्व करी और बी ने भी सॉल्व करी, तो देखिए 100 तो इसका एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा टोटल 97/100, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively if both try to solve the problem independently find the probability that, देखिए क्या बोला है, probability of solving specific problem independently की बात आ रही है, by A and B, इन दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, सॉल्व करने की हमें दे रखी है 1/2 probability of A और probability of B दे रखी है 1/3, if both try to solve the problem independently find the probability the problem is solved, मतलब समझ लीजिए, मतलब ये कह रहा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए दो कोई भी स्टूडेंट है उनको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूं, अब मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ए और बी दो स्टूडेंट थे, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व की बी ने नहीं करी, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर ए ने सॉल्व नहीं करी और बी ने सॉल्व करी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चों, और या फिर दोनों ने सॉल्व करी तो भी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, ऐसा नहीं कि दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम तो एक ही दी गई थी, तो इसने ये बोला द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्व होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अभी जैसे क्वेश्चन करा था वैसे ही हमें करना होगा, बस लैंग्वेज यहाँ पर अलग यूज की गई है, ठीक है, करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू है 1 - 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू है हमारा 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू है हमारा 1 - 1/3, इट इज इक्वल टू 2/3, क्लियर? ये हमारे ए बार बी बार हो गए। अब इसने बोला है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हम उसका यूज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व मीन्स ए ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
बी ने सॉल्व नहीं करी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, और के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब ए ने सॉल्व नहीं करी, इट मीन्स बी ने सॉल्व करी, ठीक है। और के लिए फिर प्लस लगा दिया, या फिर दोनों ने सॉल्व करी, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर? यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है हमारा 2/3। देख लेते हैं एक बार, 2/3 है और 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमारा है 1/2 और ये है हमारा 1/3 और ये है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। क्लियर? सॉल्व करते हैं। 6 एलसीएम आ गया 2 + 1 + 1। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा 4/6, इट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या बोला है क्वेश्चन में? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन्स किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों। किसी एक के द्वारा मतलब ए ने सॉल्व करी तो बी सॉल्व नहीं करेगा, और बी ने सॉल्व करी तो ए नहीं करेगा, दोनों के सॉल्व वाली नहीं आएगी। मतलब ये वाला जो मैटर है वो इसमें से हट जाएगा। तो लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of them solve this problem क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, सिर्फ ये हट जाएगा। इसका मतलब 1/2 ए ने सॉल्व की, बी ने सॉल्व नहीं करी, और के लिए प्लस, और ए ने सॉल्व नहीं करी तो बी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6। क्लियर? इट इज इक्वल टू 1/2। तो ये थी हमारी 16.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट करें। अब इस पर बेस जो भी क्वेश्चन उसमें हैं बुक में वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। एग्जाम्पल भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस यहाँ क्लास आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।